हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल राज की दुनिया 2.0 में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित के संपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो आप सभी को 2025-26 सेशन के लिए आपके विद्यालय से दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम देख रहे हैं अध्याय 1 परिमेय संख्या, जिसमें हमारा पहला ही प्रश्न दिया है। बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें दिया है बच्चों कि शून्य शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बच्चों, इसमें आपका सबसे पहला राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक है। तो बच्चों, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगला क्वेश्चन है कि 2.3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है। तो बच्चों, इसको हम दो तरीके से इसको हल कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम प्रश्न से इसको हल कर सकते हैं, और दूसरी तरीका ये है कि हम ऑप्शन से भी इसको हल कर सकते हैं। पहले तरीके में चलते हैं कि हम प्रश्नों से इसको हल करेंगे। तो प्रश्न से देखते हैं कि प्रश्न में हमारा क्या दिया है। 2/3 दिया है। अब 2/3 बच्चों, हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसके अंश और हर को गुणा करने पर इनमें से ए बी सी डी में से कोई भी ऑप्शन हमारा आ जाए। तो बच्चों, हम यहाँ करेंगे कि पहली संख्या हम ले लेते हैं कि गुणे, अगर 1 से अगर गुणा करते हैं तो अंश में 2 ही आएगा और हर में भी 2 आएगा। इसलिए हम 1 से ना करके हम डायरेक्ट 2 से करना स्टार्ट करते हैं। तो 2/2, अगर हम 2 और 2 को गुणा करते हैं तो हमारा कितना आता है 4, और नीचे हर को हम 3 और 2 गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6, ये 6 आता है। अब ये हमारा ऑप्शन में देखें कि ऑप्शन में क्या है। तो हाँ, हमारे ऑप्शन में 4/6 है। और दूसरी भी हम देख लेते हैं कि जैसे 2/3 गुणे, अब 3 से करके देख लेते हैं क्या दूसरा कोई ऑप्शन आता है कि नहीं। तो देखो, 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9। अब यहाँ ऑप्शन में क्या कोई आ रहा है कि 6/9। तो 6/9 हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहे हैं। अतः हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 4/6, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब देखिएगा कि हम इसको ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, ऑप्शन से हम ये कर सकते हैं कि जैसे यह 3/2 दिया है, क्या ये किसी ऐसे संख्या से विभाजित हो रहे हैं जो विभाजित होने के बाद 2/3 आ जाए। तो ये तो असंभव है कि 2, 3 और 2 हमारे किसी भी संख्या से, ये केवल स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरी क्या है कि 4/9। तो 4/9, अब यहाँ देखना कि 2 दूनी 4 और 2 से फिर ये 9 नहीं कट रहा है। अगर मैं 3 से अगर इसको काटता हूँ 3 त्रिकाई 9, तो 3 से फिर 4 नहीं कट रहा है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखते हैं सी नंबर 4/6। अब देखिए 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, अतः हमारे क्या आ रहे हैं बराबर 2/3 आ रहा है, जो कि हमारे 2/3 प्रश्न में भी दिया गया है। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम दोनों प्रकार से ऑप्शन से भी कर सकते हैं और फिर प्रश्नों से भी हम हल करके कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मानक रूप में है।
तो बच्चों सबसे पहले तो हम मानक रूप देख लेते हैं कि मानक रूप क्या होता है। तो बच्चों यहाँ मानक रूप को देख लीजिएगा कि मानक रूप किसे कहते हैं। तो बच्चों मानक रूप होगा कि जिसमें उसको हम मानक रूप कहेंगे जिसमें 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 भिन्न सबसे सरल रूप में हो उसे मानक रूप कहते हैं। अब देखना कि अब हम ऑप्शन पे जाते हैं कि ऑप्शन में सबसे पहले ए ऑप्शन में क्या दिया है। ए ऑप्शन में दिया है कि 20/30 दिया है। तो बच्चों 20/30 में देखिएगा कि अगर मैं 10 से इनको विभाजित करता हूँ तो 10 दूनी 20 और 10 तियाँ 30। अतः 2/3 आ गया। अब दूसरी ऑप्शन देखता हूँ। अब दूसरी ऑप्शन को सरल करके देखते हैं कि दूसरी ऑप्शन क्या है। तो दूसरी ऑप्शन बी नंबर में क्या दिया है कि 10/4। अब इसको सरल करके देखते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ये 5/2 आ गया। अगर सी ऑप्शन को देखते हैं तो सी ऑप्शन की 1/2। तो बच्चों देखिएगा कि 1/2 और ये किसी भी संख्या से हमारे नहीं कट रहे हैं। ये पहले से ही हमारे क्या है, सरल रूप में है। अतः हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारे मानक रूप में है। और बच्चों और डी नंबर मानक रूप में ये होता है कि हर का जो चिन्ह होता है, हर का चिन्ह या फिर हर हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। हर हमारा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, तभी वो मानक रूप में होंगे। अगर ऋणात्मक मान आ रहा है हर में तो वो हमारा मानक रूप में नहीं होगा। तो जो राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चौथा है कि एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो बच्चे यहाँ देखिएगा कि अगर हमारे पास एक कपड़ा है, उसकी लंबाई है 7/2 मीटर लंबाई है। अगर 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से हम अगर 5/3 मीटर कपड़ा काट देते हैं। काटने का अर्थ होता है कि हम 7/2 में से 5/3 भाग हम उसमें से क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस हम क्या कर देंगे, 5/3। अब जब भी बच्चों यहाँ देखिएगा कि अगर कोई भी भिन्न में अगर जोड़ घटाना कुछ भी कर रहे हैं या अगर माइनस प्लस है यहाँ, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि हमारा हर समान है या फिर असमान है। अगर समान है तो हम दोनों हर का क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अगर हर हमारा समान नहीं है तो हम क्या करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। तो बच्चों 2 और 3 का एलसीएम जब भी हम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम हमारा क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम हमारा 6 होगा। अब देखिएगा, अब ये 2 का 2 का 2 का भाग करो 6 के साथ, 2 का भाग 6 के साथ करेंगे तो कितने बार में 6 आएगा, 3 बार में 6 आएगा। 2 तियाँ 6 और 3 का हम गुणा कर देंगे किसके साथ, 7 के साथ। तो 7 त्रिक क्या हो जाएगा, 7 त्रिक
7 त्रिक 21 और ये माइनस का यहाँ माइनस आ गया। अब 3 का भाग करो 6 के साथ, तो 3 दूनी 6, 2 आया और 2 का गुणा हम 5 के साथ कर देंगे तो हमारे यहाँ कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ देखिएगा कि 21 में जब 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा और बटे में क्या हो जाएगा, 6। अब ये 11/6 मीटर कपड़ा हमारा क्या होगा, 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से अगर 5/3 मीटर कपड़ा काट देते हैं तो हमारा शेष कपड़ा क्या बचेगा, 11/6 मीटर हमारा कपड़ा क्या होगा, शेष बच जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो आप अपने बुक में देख लीजिएगा कि 11/6 किस ऑप्शन में है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अगला प्रश्न है कि एक आयताकार भूमि की लंबाई कितनी है। तो बच्चों यहाँ 17/2 मीटर है, ये हमारा लंबाई हो गया। और उसकी चौड़ाई कितनी है, ये हमारा लंबाई और उसकी चौड़ाई क्या होगी, तो चौड़ाई बच्चों हमारा होगा 13/2 मीटर, ये हमारा चौड़ाई हो गया। अब कहता है भूमि का परिमाप कितना होगा। तो बच्चों यहाँ परिमाप ज्ञात करने के लिए परिमाप का सूत्र होता है, परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। तो बच्चों हमारा यहाँ देखिएगा कि 2 तो हमारे परिमाप के सूत्र से आ गया। अब लंबाई हमारा कितना है, तो लंबाई है 17/2 प्लस चौड़ाई कितनी है, तो 13/2। बच्चों यहाँ देखिएगा कि 2 अब यहाँ देखिएगा, अब हमारा यहाँ क्या है, हर समान है। तो हम अगर हर हमारा समान होता है तो हम एक क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ 17 है, यहाँ 13 है, तो इसको हम 17 और प्लस 13 को जोड़ देते हैं। अब इसको जोड़ने पर 2 गुणे अब 17 और 13 कितना होगा, तो 17 और 13 कितना होगा, 30 होगा और बटे में 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि 2 गुणे 2, अब यहाँ देखिए 2 एकम 2 और 15 दूनी 30, तो 15। अब हमारा क्या आ गया, 2 गुणे 15 आ गया। अब 15 दूनी 30 बराबर ये 30 मीटर हमारे आंसर हो जाएंगे, जो कि आप अपने किताब में देख लीजिएगा कि ये 30 मीटर आप किस ऑप्शन में है। जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए अब देखते हैं कि 6वां प्रश्न है हमारा। प्रश्न क्या कहता है कि -4 कोष्ठक बंद 4/9 प्लस कोष्ठक बंद -4/9 का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ हम क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि ये हमारा भिन्न का जोड़ हमने पहले देखा ही होगा और सीख भी चुके होंगे। तो बच्चों यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले हम चिन्हों की संक्रियाओं के बारे में हम जान लेते हैं कि भैया माइनस का अगर माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो समान चिन्हों का गुणा अगर करते हैं तो प्लस होता है और
प्लस गुणे प्लस बराबर भी क्या होता है, प्लस होता है। और असमान चिन्हों का गुणा हमेशा माइनस होता है, माइनस प्लस, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, और प्लस गुणे माइनस बराबर भी माइनस होता है। तो बच्चों ये चीज़ को आप ये चीज़ आप भली भांति जानते होंगे। अब यहाँ देखते हैं कि भैया हमारा हर क्या है, समान है। हर समान है तो हम एक बड़ा सा बटा का चिन्ह लेंगे, और हर जब भी समान होता है तो हम क्या करते हैं, एक कॉमन ले लेते हैं। तो 9 हो गया। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ -4 और यहाँ प्लस है, तो यहाँ हमारा प्लस आ जाएगा, प्लस, और यहाँ भी -4। अब अच्छा देखना कि यहाँ हमने देखा है कि माइनस और माइनस का गुणा करने पर प्लस हो जाता है। अब यहाँ देखना कि सबसे पहले कि यहाँ माइनस माइनस और प्लस, यहाँ सबसे पहले माइनस प्लस और माइनस, तो यहाँ प्लस और माइनस का गुणा किए तो माइनस आ गया। तो हम यहाँ आप लिखेंगे कि -4 और बटे में 9। अब माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो 4 और 4 जुड़ करके कितना हो जाएगा, 4 और 4 जुड़ करके 8 हो जाएगा, और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका छठवां का आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं कि सरल कीजिए 3/7 गुणे 28/15 भागे 14/5। तो बच्चों यहाँ हम देखेंगे कि सवाल हमारा क्या है कि सवाल हमारा है कि 3/7 गुणे 28/15 भागे 14/5। अब बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि भिन्नों में भिन्न का भाग आपने तो देखा ही होगा कि भिन्न के भाग को हम क्या करते हैं, इसको हल करने से पहले हम इसका क्या करते हैं, चिन्ह को परिवर्तित करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं। तो सबसे पहले हम चिन्हों को बदल करके देख लेते हैं। तो लिखेंगे 3/7 गुणे 28/15, और भाग के चिन्ह को हम जब भी बदलते हैं तो गुणा में बदलते हैं, तो गुणे का चिन्ह लग जाएगा। और जैसे ही भाग को गुणा में बदलते हैं तो 5 क्या हो जाता है, अंश में चला जाता है, और अंश वाला संख्या हर में आ जाता है। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 5/14 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ से अब देखिएगा, जो कटता है यहाँ से काट दीजिए, और जो बचेगा उसका फिर गुणा कर दीजिए, या फिर यहाँ से डायरेक्ट इसका गुणा करते हैं तो ज़्यादा बड़ा संख्या हो जाता है, और ज़्यादा बड़ा संख्या काटने में भी हमें मुश्किल जाएगा, इसलिए हम यहीं से पहले सरल कर लेते हैं। अब देखिए कि यहाँ अंश में 5 है तो 5 कटा 5 एकम 5, और हर में 15 है तो 15 भी 5 से 15 कट जाएगा, तो 5 तियाँ 15, ये 3 से कट गया। अब देखिएगा यहाँ हर में 3 है तो 3 एकम 3, और यहाँ अंश में 3 है तो 3 एकम 3। अब यहाँ 14 एकम 14, और 14 दूनी 28, 2 बार में ये कट गया। अब हमारे पास बचा क्या कि 1/7 गुणे 2/1 गुणे, अब यहाँ हमारे 1/1 बचा। अब यहाँ गुणा कर दो, 1 दूना 2, 2 एकम 2, तो हमारे पास क्या बचा, 2/7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 2/7 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आशा करता हूँ कि ये वाला प्रश्न भी आपके समझ में आ गए होंगे।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 8वां प्रश्न होगा। 8वां प्रश्न क्या कहता है कि एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो अच्छा यहाँ हम देखेंगे कि क्या कहा है कि एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो अच्छा यहाँ हम लिखेंगे कि एक घंटे में 1 घंटे में हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। दूरी बराबर हो जाएगी हमारी 1020 किलोमीटर। तो बच्चों यहाँ देखिएगा कि तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ देखिएगा कि 1 घंटे में 1020 किलोमीटर तय करता है, तो 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ बच्चों हमें क्या करना है कि हमारा 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो 1 घंटे में की गई दूरी को हम 25/6 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ हमारा 1020 आ जाएगा। अब 1020 को अब बच्चों यहाँ अगर कटता है, कोई संख्या अगर कटती है तो हमें उसे क्या करना है, काट देना है। तो देखते हैं कि यहाँ 6 से 1020 शायद कट रहा है, तो काट देते हैं। 6 एकम 6 और 6 एकम 6। अब 10 में 6 माइनस करेंगे, कितना बचेगा। तो 4 बचा। 4 यहाँ आया तो 2 ये मिलकर के क्या बन गए, 42। और 6 सत्ते 42 ये हुआ, और ये 6 शून्य शून्य। अब हमारे पास क्या बचा कि यहाँ 25 और ये गुणे में 170। अब बच्चों यहाँ 25 से 170 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा। तो बच्चों यहाँ गुणा करने से कितना आएगा हमारा, गुणा करके आप देख लीजिएगा कितना आएगा। 4250 किलोमीटर, ये हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न क्रमांक 9वां हमारा क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 9 कहता है कि प्रश्न क्रमांक 9 है, कहता है कि वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ देखेंगे कि सवाल क्या है कि सवाल है कि 6/5 गुणे कोष्ठक बंद -3/12 कोष्ठक बंद और प्लस 6/5 गुणे 5/12 ये।
अब ये हमारा प्रश्न हो गया। अब इसमें क्या कहता है कि वितरकता का उपयोग कर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें बच्चों यहाँ वितरकता में क्या मिल रही है कि यहाँ 6/5 और यहाँ भी हमें 6/5 दोनों जगह मिल रहा है। तो जब दोनों जगह हमें 6/5 मिल रहा है तो हमें क्या करना है कि इसको 6/5 को हमें बाहर ले लेना है, और चाहे तो यहाँ हम गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हैं या फिर कोष्टक बंद कर दें। कोई भी चिन्ह नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ हमारे बीच में दोनों संख्याओं के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है। अब ये 6/5 यहाँ से, 6/5 यहाँ से, दोनों जगह से हम कॉमन बाहर निकाल लिए, कोष्टक से बाहर कर दिए। तो हमारा कोष्टक के अंदर क्या बचा है अब कि माइनस का कोष्टक बंद -3/12 और प्लस में बच्चों यहाँ प्लस हो रहा है तो हम यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और ये गुणा यहाँ भी हो रहा था, यहाँ भी गुणा हो रहा था, तो ये दोनों को हम कॉमन निकाल करके यहाँ रख दिए, जो कि ये दोनों के साथ गुणा ही करेगा। तो हम इसको पहले जो संख्या 5/12 यहाँ भी बचा है तो यहाँ हम लिखेंगे 5/12। अब यहाँ हम कोष्टक बंद कर देंगे। अब बच्चों देखना यहाँ कि बराबर यहाँ क्या दिया है कि यहाँ हम लिखेंगे 6/5 और कोष्टक बंद। अब यहाँ देखिएगा कि अब यहाँ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। कोष्टक के अंदर अंदर वाली को देखेंगे -3/12 प्लस 5/12। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, दोनों जगह हर हमारा समान है। तो हम यहाँ 12 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये 12 कॉमन ले लिए। अब देखिएगा कि ऊपर हमारा क्या है कि -3 और प्लस का 5। तो बच्चों मैं पहले बता चुका हूँ कि असमान चिन्हों का गुणा हमारा माइनस होता है। तो 5 में हम 3 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास क्या, यहाँ देखिएगा 6/5। अब यहाँ हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ क्या बचा हमारा, 5 में 3 माइनस हुआ तो क्या बचा, -5 में 3 घटा 2 बचा और बटे में 12। अब जब भी गुणा होता है, भिन्नों का गुणा होता है, तो ऊपर का गुणा ऊपर के साथ और नीचे का गुणा नीचे के साथ कर देते हैं। तो बराबर यहाँ 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60। अब यहाँ हमारा देखिए कि ये कट रहा है, 12 एकम 12 और 12 पंचे 60। तो बच्चों हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा 1/5। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बच्चों यहाँ दिया है हमारा प्रश्न क्रमांक 10वां कि यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर बराबर लंबाई के 26 टुकड़े में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो बच्चों यहाँ देखिएगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि तार की कुल लंबाई कितनी है। तो बच्चों यहाँ देखिएगा बच्चों यहाँ पहले हम लिख लेते हैं तार की कुल तार की कुल लंबाई कितनी है। तो तार की कुल लंबाई 143/2 मीटर लंबी है। अब यहाँ देखिएगा कि अब टुकड़ों की संख्या कितनी है। तो यहाँ टुकड़ों की संख्या कितनी है। तो टुकड़ों की संख्या दी है 26। अब बच्चों यहाँ प्रत्येक टुकड़े की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तार की कुल लंबाई
और बटे हम क्या कर देंगे, टुकड़ों की संख्या। तो बच्चों यहाँ लिखा है कि तार की कुल लंबाई कितनी है, तो तार की कुल लंबाई 143 बटे 2 मीटर लंबी है, और बटे में हम क्या कर देंगे, तो टुकड़ों की संख्या 26 है, 26 टुकड़े कर रहे हैं तो 26 हो जाएगी। अब देखिएगा कि बच्चों हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। एक सेकंड देखिएगा, मैं लिख के बता देता हूँ कि हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 143 बटे 2 भागे 26। अब बच्चों यहाँ याद ध्यान दीजिएगा, ये 26 है। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर संख्या हमारी यहाँ क्या दिया गया है कि 143 बटे में 2 है, तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 143 अगर भिन्न में है तो हमें यहाँ भी भिन्न में करना पड़ेगा। अगर यहाँ पूर्णांक में दिया है तो यहाँ भी हमें पूर्णांक में करना है। तो हमें सबसे आसान लगता है कि पूर्णांक को हम भिन्न में बदल सकते हैं। तो यहाँ भाग का चिन्ह लगा देंगे, और 26 हमारा क्या, अगर कोई भी संख्या अगर पूर्णांक दिया गया है तो पूर्णांक के हर में हम एक लगा करके उसको भिन्न में बदल सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ क्या दिया है, 26, और 26 बटे 1 कर देंगे, इसका मान चेंज नहीं होगा। अब देखिएगा कि यहाँ क्या आ गया, 143 बटे में 2। अब बच्चों देखिए, आप तो जानते ही होंगे कि भाग के चिन्ह को हम क्या करते हैं, गुणा में बदलते हैं। तो भाग के चिन्ह को जैसे ही हम गुणा में बदलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि अंश हर में आ जाएगी और हर अंश में चला जाएगा। तो बच्चों यहाँ हमारा 1 बटे क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब देखिए, ये अगर किसी से कटता है तो काट दीजिए, अगर नहीं कटता है तो गुणा कर दीजिए। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम किससे काट देते हैं, 13 से काट के देखते हैं। 13 दूनी 26, और 13 एकम 13, और 13 एकम 13, तो 11 बार में ये हो गया। बराबर हम यहाँ लिख लेंगे कि 11 गुणे 1 और बटे में 2 गुणे 2। अब 11 दूनी 11 एकम 11, तो यहाँ हमारा 11 आ जाएगा, और बटे में 2 दूनी 4, ये हमारा आंसर हो जाएगी। 11 बटे 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। बच्चों यहाँ देखिएगा कि एक किसान के पास 49 सही 4/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक खेत है। वह इसे अपने एक पुत्र और 2 पुत्रियों में बराबर बराबर बांटना चाहता है। प्रत्येक के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ प्रश्न में जो दिया है इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि खेत का क्षेत्रफल कितना है। तो खेत का क्षेत्रफल यहाँ लिख लेते हैं कि खेत का क्षेत्रफल कितना है। तो बच्चों यहाँ देखिएगा कि खेत का क्षेत्रफल हमारा दिया है 49 सही 4/5 हेक्टेयर दिया है। तो बच्चों यहाँ हमारा ये हेक्टेयर क्षेत्रफल किस में दिया है, मिश्र भिन्न में दिया है। अब मिश्र भिन्न को हम क्या करते हैं, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, जो हमारा पूर्णांक होता है और हर होता है उसका हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ गुणा करके देख लीजिएगा कि पन्निमा 45 की 5 हासिल 4, अब 5 चौको 20, 4 24,
ये 24 हो गया। अब 245 आ गया और जो अंश में होता है उसको क्या करते हैं, यहाँ जोड़ देते हैं। तो प्लस में क्या हो जाएगा, 5 और 4 9 और 4 का 4 और ये 2। अब 249 आ गया। तो बच्चे यहाँ देखेंगे इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ बराबर 249 बटे में हमारा 5 रहेगा। ये 249/5 हो गया। अब देखिएगा कि यहाँ क्या लिखा है कि वह अपने एक पुत्र और दो पुत्रियों को बराबर बराबर बांटना चाहता है। तो बच्चों इसके सूत्र लिख लीजिएगा कि प्रत्येक के भाग का क्षेत्रफल, यहाँ लिखिएगा कि प्रत्येक के भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा कि खेत का क्षेत्रफल, यहाँ खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल बटे भागों की संख्या, भागों की संख्या। तो बच्चों यहाँ खेत का क्षेत्रफल क्या दिया है हमारा कि खेत का क्षेत्रफल दिया है 249/5। अब यहाँ बटे में है तो हम यहाँ बटे का चिन्ह, बटे को हम यहाँ भाग का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बटे का चिन्ह भी लगा सकते हो, लेकिन और सरल करने के लिए, यह समझने के लिए हमें भागों की संख्या को हमें भाग में यहाँ लिखना है। तो भागों की संख्या क्या है, तो 3 है। हम पिछले प्रश्न में ही देखे हैं कि अगर यहाँ पूर्णांक है तो इसको भिन्न में बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे देखिएगा कि 249/5 और यहाँ भाग है तो भागे हम यहाँ 3/1 कर सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ क्या लिखा है कि 249/5 बटे में 5 और भाग, जैसे भाग रहता है, भाग को हम गुणे में जैसे बदलते हैं तो अंश का गुणे हर ऊपर अंश में आ जाता है और हर हमारा नीचे आ जाता है। अब देखिएगा कि अगर इससे कुछ कट रहा है तो काट दो, जैसे 3 एकम 3 और 3 अठे 24 और 3 त्रिकाई 9। तो यहाँ देखिएगा कि बराबर यहाँ 83/5 83/5 आ गया। इस प्रकार हमारा ये 83/5 यहाँ हेक्टेयर अपने एक पुत्र और दो पुत्रियों को बराबर बराबर हिस्से में बांटा गया। तो बच्चों ये आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपके समझ में अच्छी से आ गया होगा। बच्चों यहाँ देखिएगा कि क्या दिया है प्रश्न क्रमांक 12 में कि क्या एक क्या 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो बच्चों यहाँ देखिएगा कि हमारा प्रश्न क्या है कि 1 सही 2/3 का गुणात्मक
गुणात्मक प्रतिलोम। अब बच्चों यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम तो दिया है। अब गुणात्मक प्रतिलोम को हम समझ लेते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक हम मान लीजिए कि कोई संख्या हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ हम ले लेते हैं कि 3/4 ले लेते हैं। ये हम एक संख्या ले लिए। अब इस संख्या का हम ऐसी संख्या से गुणा करें कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो बच्चों हम वैसी संख्या, अब यहाँ अंश में 3 है और बटे में 4 है, तो हम इसको ऐसी संख्या से गुणा करें कि हमारा आंसर क्या आए, 1 आए, तो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अब ऐसी संख्या क्या है, तो ऐसी संख्या है 4/3। अब यहाँ देखिएगा कि 4 से ये 4 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया। अब 1 एकम 1 बराबर 1 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से इसको भी करना है। तो बच्चों यहाँ देख लीजिएगा कि ये हमारा क्या है, अभी मिश्र भिन्न में है। इसको जब हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा कि अंश का पूर्णांक के साथ हम क्या कर देते हैं, गुणा करते हैं और इसके साथ जोड़ देते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 और 2 5 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ हो जाएगा कि प्रश्न हमारा नया बन गया क्या, कि 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो बच्चों देखिएगा कि गुणात्मक प्रतिलोम में क्या दिया है कि अब यहाँ हमारा एक तो आंसर आएगा, लेकिन यहाँ क्या दिया है कि गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो बच्चों यहाँ देखिएगा कि गुणात्मक प्रतिलोम में हम क्या करेंगे कि यहाँ जो 3 को 5 से क्या करेंगे, 3 को 5 से भाग दे देंगे। तो 5 शून्यम शून्य, ये शून्य आ गया, माइनस किए तो यहाँ 3 बचा, यहाँ दशमलव, यहाँ 0 लगा दिए। 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, ये तो हाँ, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना आता है, 5/3 का 5/3 बराबर 0.6। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ लिख देंगे उत्तर में कि अतः 1 सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है। ये हमारा आंसर हो गया। अब बच्चों ये वाला प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि नीचे दिए गए सारणी में कुछ सामान्य पदार्थों के उन भागों को प्रदर्शित करती है जो पुनः प्रयुक्त किए जाते हैं। तो पुनः प्रयुक्त का मतलब होता है कि पुनः चक्रण, उन वस्तुओं का रीयूज करना, खराब वस्तुओं से फिर उसको नए वस्तु में बदलना। तो बच्चों यहाँ दिया है कि पदार्थ हमारा दिया है कि पदार्थ कागज है। तो कागज हमारे कितने, 5/11 भाग क्या होता है, पुनः प्रयुक्त किया जाता है। एल्युमिनियम के जो डिब्बे होते हैं 5/8 प्रयुक्त होते हैं। और कांच है
जो 2/5 प्रयुक्त होते हैं और अन्य हैं जो 3/4 प्रयुक्त होते हैं। अब ये तो हमारा सारणी दिया गया है। अब यहाँ हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि क्या कागज के पुनः प्रयुक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से अधिक है या 1/2 से कम है। तो बच्चों यहाँ हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कागज का प्रयुक्त पुनः प्रयुक्त करने वाला भाग कितना है। तो कागज का पुनः प्रयुक्त करने वाला ये हम पहला का हल कर रहे हैं। तो पहला का हल करेंगे तो कागज का पुनः प्रयुक्त करने वाला भाग कितना है। तो 5/11 है। अब यहाँ देखिएगा कि अगला है क्या कहता है यहाँ कि 1/2 से अधिक है या 1/2 से कम है। तो यहाँ हम 1/2 को भी यहाँ हम लिख लेंगे। तो 1/2 लिख लेते हैं। अब इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए हमें करना पड़ेगा कि इसमें चेक करना पड़ेगा कि 5 को हम 11 से क्या करेंगे भाग दे देंगे और यहाँ एक को 2 से भाग देंगे। अब देख लेते हैं कि कितना आएगा। तो 11 का अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो एक बार भी अगर पहाड़ा पढ़ते हैं तो 5 से अधिक हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे 11 शून्यम शून्य। तो शून्य बार हम 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ हमारा क्या आ गया शून्य आ गया माइनस। अब यहाँ देखिएगा कि ये माइनस किए यहाँ 5 आ गया। अब यहाँ हम दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगाने के बाद यहाँ हम एक 0 रख देंगे। अब 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे 50 से अधिक ना हो। तो 11 4 44, 11 4 44 ये फिर माइनस करेंगे कितना बचेगा 6 बचेगा। अब फिर दशमलव है यहाँ 0 लगा देंगे तो 11 5 55, ये 11 5 55 फिर कितना बचा 5 बचा। अब बच्चों हम केवल और केवल दशमलव के 2 अंक तक ही भाग देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया इसका 0.45 आंसर आया। अब इसी तरह इसको देख लेते हैं। अब 2 से 1 भाग नहीं जाएगा क्योंकि 1 छोटा है, इसलिए हम शून्य बार करेंगे और यहाँ दशमलव लगा देंगे और यहाँ क्या कर देंगे 0 रख देंगे। अब 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब ये माइनस किए कुछ नहीं। अब हमारा इसका आंसर क्या आ गया। इसका आंसर आ गया 0.5। अब देखिएगा जीरो दशमलव 5 आंसर आ गया। अब देखिएगा कि इसमें क्या है, क्या बोला है कि क्या कागज के पुनः प्रयुक्त व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से अधिक है या कम है। तो बच्चों यहाँ देखिएगा कि यहाँ हमें क्या देखना है कि दशमलव के बाद एक अंक देखना है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो बच्चों यहाँ देखिएगा कि हमारा 0.4 0.5 से क्या है बड़ा है। तो अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि इसके उत्तर में लिख सकते हैं हम कि कागज के पुनः प्रयुक्त करने वाली परिमेय संख्या कागज के पुनः प्रयुक्त होने वाले परिमेय संख्या 1/2 से कम है। अब अगला देखिएगा बच्चों, यहाँ आप ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। अब सेकंड प्रश्न पे आ जाते हैं।
सेकंड प्रश्न क्या कहता है कि बड़े से छोटे क्रम में पुनः प्रयुक्त मात्राओं को व्यवस्थित कीजिए। तो बच्चे यहाँ देखिएगा कि ये दूसरा प्रश्न है। इस सेकंड प्रश्न क्या कहता है, ये सेकंड नंबर का प्रश्न कहता है कि बड़े से छोटे क्रम में प्रयुक्त करना है। तो सबसे पहले हम इनको चेक कर लेते हैं कि कागज का इसको आप भाग करके देख लीजिएगा। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि बड़े से छोटे क्रम में मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो सबसे बड़ा हमारा होगा 3/4 बड़ा होगा, फिर 5/8 बड़ा होगा, फिर 5/11 बड़ा होगा, फिर 2/5। ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा।